हमारे राम आ गए। जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया, एनडीटीवी डेटा सेंटर के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। और आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे 5वें चरण के चुनाव की। और इस 5वें चरण में वैसे तो कुल 49 सीटों पर मतदान होना है 8 राज्यों की, लेकिन हम आज यूपी की बात करेंगे और राम मंदिर निर्माण का कितना असर यूपी की इन 14 सीटों में, यानी कि फेज 5 में जो 14 सीटें आ रही हैं उन पर पड़ेगा, खासकर अयोध्या और के आसपास की जो सीटें हैं उनको लेकर। आज इसी का विश्लेषण हम करेंगे, तमाम डेटा आपको दिखाएंगे, अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले नजर उन चंद सवालों पर डाल लेते हैं जो बड़े हो जाते हैं इस चरण के चुनाव को देखते हुए। तो सबसे पहले सवाल आपको बताते हैं वो कौन कौन से सवाल हैं जो लोगों के जहन में घूम रहे हैं। और इसमें जो सबसे पहला सवाल है वो सवाल ये है कि अयोध्या के पास की सीटों पर कितना असर पड़ेगा राम मंदिर निर्माण के मुद्दे का। जी हां, राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और जो अयोध्या और आसपास की सीटें हैं उनका कितना रिफ्लेक्शन इस बार के चुनाव में दिखाई देगा। फेज 4 में ही आपको बताएं, फेज 5 में ही जो 14 सीटें उनमें से अयोध्या की सीट भी है, इस पर कितना असर पड़ेगा। 2019 में अमेठी हारे, क्या 2024 में रायबरेली जीत पाएंगे राहुल, ये बड़ा सवाल यहां पर खड़ा है। इसके अलावा जो सवाल है वो ये, अमेठी में स्मृति ईरानी का मुकाबला कर पाएंगे कांग्रेस के केएल शर्मा। कांग्रेस ने उन्हें मैदान में उतारा है, लेकिन ये टक्कर कितनी दिलचस्प होगी ये देखने वाली बात है। इसके अलावा सवाल ये भी है कि लखनऊ में जीत की हैट्रिक क्या लगा पाएंगे राजनाथ सिंह, ये भी एक अहम सवाल लोगों के जहन में घूम रहा है, क्योंकि 5वें चरण में लखनऊ सीट पर भी वोटिंग होनी है। और एक सवाल और जो आखिरी सवाल ये कि कैसरगंज में अपने बेटे को जिता पाएंगे ब्रिजभूषण शरण सिंह। ये भी लोगों के जहन में सवाल है कि क्या इस सीट से नतीजा क्या रहने वाला है। तो इन तमाम सवालों पर चर्चा होगी और बड़ा सवाल यही है कि राम मंदिर मुद्दे का कितना रिफ्लेक्शन इस दौर में देखने को मिल सकता है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि जिस समय राम मंदिर का निर्माण हुआ था उस समय लोगों की प्रतिक्रिया किस रूप में सामने आई थी। सब कुछ राममय ही दिखाई दे रहा है, राम राज्य की अनुभूति होती है। 550 वर्षों की तपस्या पूर्ण हुई, त्रेता युग के बाद विगत रात ऐसी रात हुई है वास्तव में जो हम सब ने अपनी आंखों से देखी है। और त्रेता युग में जब कभी कोई शरीर रहा होगा तो देखे होंगे, भगवान अपने निज निकेत में महल में वास किए। तो मैं तो स्पेशली नरेंद्र मोदी और योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो उनके टाइम में ये काम हुआ है। ये एक नई शुरुआत है हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के लिए, और हमारे देश को विश्व भर में एक नई पहचान मिली है। आज हृदय भर आया है भक्ति से, क्योंकि मुझे लगता है कि पत्थर की मूर्ति में जो करोड़ों लोगों की भक्ति समा गई है, तो जब आप प्रभु श्री राम की आंखों को देखते हैं तो ऐसे लगता है कि आंखों से वो आपको प्रेम से नहला रहे हैं। दिव्य, अच्छा, अद्भुत। स्वर्ग के दर्शन करके आ रहे हैं। स्वर्ग के दर्शन, स्वर्ग है ये, अच्छा स्वर्ग है स्वर्ग। और क्या लोगों में आनंद है। तो देखा आपने, जिस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था उस दौरान कितना उत्साह हर खास आम में देखा जा रहा था। आज इसी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि इसका इफेक्ट चुनाव में कितना और कैसा हो सकता है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है संजय जी आपका। अदिति जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं, अदिति जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा पहला सवाल संजय जी आपसे है, राम मंदिर आस्था से जुड़ा मुद्दा, श्रद्धा से जुड़ा मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जिस पर दशकों तक सियासत होती रही, अब मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो उत्साह उमंग उस समय दिखाई दी थी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, क्या आपको लगता है कि उसका रिफ्लेक्शन दिखाई दे सकता है चुनाव के दौरान, अब जो सीटों पर चुनाव होने जा रहा है? रिफ्लेक्शन तो जरूर दिखाई देगा, क्योंकि ये मंशा काफी दिन से थी, ये एक आस्था का विषय था। अगर इसको आप रिवर्स करके देखिए, राम मंदिर का इशू जब वाजपेयी सरकार जब सत्ता में आई थी और उसके बाद जो चुनाव हुए 2004 में, और बीच का जो पीरियड हुआ जिस समय एक शिलादान का कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद ये गोधरा का भी इंसिडेंट हुआ था, तो लोगों के अंदर एक आक्रोश था
ये आक्रोश मैंने देखा है कि इस इतने समय में राम मंदिर की बात करते रहे, राम मंदिर के बारे में क्या हुआ, आपने कोई पहल की या नहीं की। इस बार इसका असर जरूर होगा। अब एक चीज है, लोग इससे रिलेट करके देखते हैं कि अभी राम मंदिर का उस समय में लोगों के बीच में जोश नहीं है। मैं संजय जी बीच में आपको वो करना चाहूंगा कि एक तो ओवरऑल हो गया, और एक हम केवल स्पेसिफिकली अयोध्या की बात करें जिस सीट पर, क्योंकि सीट पर यहाँ पे भी चुनाव है, तो आपको लगता है कि वो विशेष रूप से उसका प्रभाव दिख सकता है? देखिए, एक तो इस चरण में जो भी सीटें जा रही हैं चुनाव में, एक कांग्रेस को रायबरेली छोड़ करके बाकी सारी की सारी सीटें बीजेपी की थी, तो इसलिए इसका प्रभाव, मतलब प्रभाव या न प्रभाव, अदरवाइज भी बीजेपी को ये सीटों पे एक सिटिंग एडवांटेज है जिसको उन्हें डिफेंड करना है, मतलब अगर चैलेंजर मजबूत हो तो। लेकिन मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि वो लोग उसको इंटरनलाइज कर चुके हैं। बहुत सारे लोग को वो सतह पे नहीं दिखता। अब जैसे शादी का उत्साह है या कोई मंगल कार्यक्रम का घर में उत्साह है, तो उसका लिंगरिंग इफेक्ट रहता है, भले ही आपको वो सामने प्रत्यक्ष रूप से उस तरह से नहीं दिख रहा हो। चलिए, हम बात कर रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा किस तरीके से असर डाल सकता है इस चरण में, खासकर क्योंकि यहां पर अयोध्या में भी चुनाव होना है, उसके आसपास की सीटों पर भी चुनाव होना है। 2.5 घंटे की दूरी है, करीब 2.5 घंटे की दूरी रायबरेली सीट की, और इस बार रायबरेली सीट पर राहुल गांधी किस्मत आजमा रहे हैं, वो ताल ठोक रहे हैं। अदिति से मैं जानना चाहूंगा कि इस रायबरेली सीट पर ये चैलेंज राहुल के लिए कितना बड़ा है, और अगर राम मंदिर के मुद्दे के दायरे में इन चीजों को देखा जाए तो चुनौती कितनी बड़ी हो जाती है उनके लिए, और बीजेपी के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि गांधी परिवार के गढ़ में राहुल को यहां पर टक्कर देना। देखिए, पहली बात तो राम मंदिर का जो पूरा बिल्डिंग बनी और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई भाजपा में एडिशनल वोट आने वाला है जी। जो वोट पहले भी भाजपा को देता था वो और जोर शोर से भाजपा को देगा, लेकिन इसमें और नया वोट जुड़ जाए हमको ऐसा नहीं लगता है। तो जो एस्टैब्लिश्ड भाजपा का वोट है वो रायबरेली में भी पड़ेगा और जगह भी पड़ेगा, और फैजाबाद में भी पड़ेगा। फैजाबाद उस सीट का नाम है, अयोध्या नाम नहीं है। ऐड करना चाह रहा हूं, 2009 से 19 तक अगर देखें तो कांग्रेस के वोट में 16% की गिरावट यहां पर दिखाई देती है। हो सकता है, और हो सकता है कि वो 16%, 20% हो जाए, 25% हो जाए, कह नहीं सकते। लेकिन इससे कोई एडिशनल राम मंदिर के नाम पर एडिशनल वोट भाजपा को पड़े, ऐसे हमको तो कम से कम उम्मीद नहीं लगती जी। रायबरेली के बगल में सीट है संजय जी, अमेठी वाली सीट। अमेठी में इस बार राहुल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, केएल शर्मा को वहां से मैदान में उतारा गया है। क्या एक मनोवैज्ञानिक एडवांटेज के साथ स्मृति ईरानी मैदान में है? और दूसरी बात यह कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, राहुल के ना लड़ने के फैसले से क्या उस पर कोई नकारात्मक असर आप देखते हैं? ये जो समीकरण है, इसको देखते हुए इस बार की फाइट क्या तस्वीर पेश करती है? देखिए, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। पहले तो स्मृति ईरानी वहां मजबूती से खड़ी हैं। दूसरी चीज ये है कि केएल शर्मा, मैं अभी कह सकता हूं कि वहां स्मृति ईरानी बहुत स्मूथली जीतेंगी, इसमें मुझे कोई अगर मगर नहीं है। दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी अगर ये कहते हैं कि वर्कर्स का मान सम्मान और लोगों की सुनते हैं, तो कांग्रेस का हर नेता वहाँ कोई सामान्य कार्यकर्ता से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ये कहते रहे कि हर वहाँ जो लोग हैं वो कहता है पिछली बार हमारी भूल हो गई और राहुल जी इस बार आए और मतलब प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, लेकिन राहुल जी नहीं आए। तो पहली चीज़ ये है कि राहुल जी कार्यकर्ताओं की सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, या अपने समर्थकों की सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, ये भी एक इशू है। लेकिन एक चीज़ दूसरी ये भी तय है कि गांधी परिवार से कोई भी स्मृति ईरानी का सामना नहीं करना चाह रहा था। ये पॉपुलर परसेप्शन है। जब परसेप्शन की बात होती है तो सही और गलत की बात नहीं होती, परसेप्शन बिल्ड करने की बात होती है। तीसरी बात यह है कि केएल शर्मा के बारे में जितने लोग, जितना भी इंथुजियाज्म आपको दिखे, केएल शर्मा के बारे में कांग्रेसियों के भी जो वहाँ पे लोग हैं, जितना पहले मैंने चुनाव कवर किया है, उनका एक काफी लोग को खुशी नहीं है उनसे, क्योंकि वो एक मतलब दरवाजे पे खड़े होते थे मिलने। मतलब आप ये कह रहे हैं कि राहुल को तो रिप्लेस नहीं कर पाएंगे वो। चलिए मैं अदिति जी का यहाँ पर आरोप करना चाहूंगा। अदिति जी, अब सवाल ये है कि लखनऊ की भी सीट है, कैसरगंज की भी है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले लखनऊ पे राजनाथ सिंह जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है इस बार की तस्वीर देखकर? मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत होगी राजनाथ जी को। हम लखनऊ गए थे और वहाँ पर काफ़ी घूमे। मोदी जी की छवि तो है वहाँ पर, लेकिन राजनाथ जी ने अपनी छवि एक कार्व कर ली है वहाँ, और हमको नहीं लगता कि उनको कोई परेशानी होनी चाहिए। जी संजय जी, बहुत संक्षेप में कैसरगंज पर, और कैसरगंज में कितनी बड़ी चुनौती, बहुत संक्षेप में 30 सेकंड के अंदर।
देखिए, कैसरगंज मुझे लगता है कि चुनौती नहीं होगी, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का उस इलाके में काफ़ी अच्छा प्रभाव है। उनके बेटे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी बच गया जो प्रतिद्वंदी हैं, वो केस और बाकी चीज़ों की बात करेंगे। वो स्वयं नहीं हैं, वो मतलब अपना दर्द जाहिर करते हैं जिनको जैसे लेना है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई मुश्किल होगी। चलिए, हमारी ये चर्चा जारी है। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पे लेना होगा, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए एनडीटीवी डेटा सेंटर। हमारे राम आ गए, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। आज हमारे राम आ गए, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है एनडीटीवी डेटा सेंटर। आप देख रहे हैं। फटाफट मैं रुख करना चाहूंगा यहां पर संजय जी का। संजय जी, अगर हम पिछले बार के चुनाव को देखें तो बीजेपी ने 14 में से 13 सीटों पर फतेह हासिल की थी। बीजेपी चाहेगी स्ट्राइक रेट 100% हो। 6 सीटें ऐसी हैं जहां 10% से कम मार्जिन है, बाकी 7 सीटें ऐसी हैं 10% से ज़्यादा मार्जिन है। कितनी बड़ी चुनौती ये बीजेपी के लिए है कि अपने स्ट्राइक रेट को 100 करना, और कितनी बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए कि अपने दायरे को और बढ़ाना? के लिए अपनी चुनौती है आप वो स्ट्राइक रेट को मेंटेन करना, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ी चुनौती जब इनकम्बेंट को जो चैलेंज करता है उसको पूरा फायर पावर उस तरह का होना चाहिए जहां कोहेजन हो, कार्यकर्ताओं का उत्साह हो, लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस का भाव हो, लोग को आप बता सके कि हमारे इतना सामर्थ्य है, हम आएंगे तो ये करेंगे। मेरे हिसाब से अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं। एक सीट की जो आप बात कर रहे हैं वो सीट अमेठी के रायबरेली की वो है। रायबरेली में मेरे ख्याल से राहुल गांधी को एक टफ फाइट में वो जरूर हैं। प्रियंका गांधी जो भी कहती हैं वो ये कभी नहीं कहती कि हमने अमेठी रायबरेली के लिए क्या किया। भावनात्मक लगाव की सिर्फ बात वहां पे होती है, विकास की बात वो नहीं करती। चलिए, मैं अदिति जी का फटाफट रुख करना चाहूंगा। अदिति जी, पिछली बार के लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें तो सपा बसपा साथ थे, उनका असर हमने देखा। इस बार कांग्रेस सपा साथ है, इसको आप कैसे देखते हैं? कितना इम्पैक्ट इसका आपको नजर आता है? मेरे ख्याल से दलितों में ख़ास तौर से बसपा के खिलाफ काफ़ी आक्रोश, काफ़ी गुस्सा है, और वो वोट मेरे ख्याल से सपा को मिलेगा। जहाँ तक सपा और बसपा के साथ रहने का सवाल है, जाहिर है वो इस बार नहीं है ऐसा, और उसका फ़ायदा शायद थोड़ा सा भाजपा को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी हमसे बातचीत करने के लिए। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे संजय जी का जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। एनडीटीवी डेटा सेंटर में आज इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और इशू के साथ, किसी और तस्वीर के साथ। कुछ डेटा आपको दिखाएंगे, फिर से डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए खबरों के लिए एनडीटीवी इंडिया। आज हमारे राम आ गए, जो कभी नहीं चाहते थे कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर बने, वो भी अब जय सिया राम बोलने लगे हैं।